Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidul Anbiya wal Mursaleen. I am Amir Isaac and you are watching Amir Isaac online. तो आप लोगों को स्टूडेंट्स जैसे बताया कि जी मैं अब ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर चुका हूं और आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने पार्ट 2 के हवाले से जो लेक्चर्स थे वो दिए थे। तो आज इंशाल्लाह जी हम पार्ट 1 के लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, जो आप लोगों को जो है जी आपको मालूम है कि जी ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं कॉलेजेस के अंदर। तो उसी सिलसिले के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर नंबर अब 8 आज शुरू करेंगे, फंजाई द किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज फॉर एमसीक्यूज। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आज के फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों को मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह आज सारे का सारा दूंगा और उसके ऊपर सारी बात करेंगे। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। और अगर इन केस कोई फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो वो क्या करेगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट ले और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर दें, +923466139239। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम चलते रही आज के लेक्चर की डिटेल में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट पेज पर जो मिलेगा उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई ज्यादा अहम बातें नहीं है और उसके बाद फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट पेज पर जो इंट्रोडक्शन में रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं उसमें से नंबर 1, आप लोगों ने इसकी टोटल स्पीशीज का जो नंबर है वो नोट कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है अपनी बुक से और उसको याद रख लेना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अप्रोक्सीमेटली 100,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंजाई आर नोन। कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखी हुई फर्स्ट पेज पर और आपको वो हो सकता है पूछी भी ना जाए, लेकिन ये नंबर जरूर याद रखना है। और इसमें फिर ये भी लिखा हुआ है कि मजीद इसमें इजाफा हो रहा है, यानी कि ये अभी नंबर जो अभी हमें डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं, उसका ये नंबर है। और इसके अलावा जो बाकी इंफॉर्मेशन हैं उसमें वैसे तो कोई खास बात इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगेन हो सकता है कि बुक की कोई लाइन उठाकर ऑब्जेक्टिव में दे दी जाए, तो उसमें ये कुछ नाम लिखे हुए हैं वो याद रख लें जिनका ताल्लुक फंजाई से है और उसमें आप लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस से रिलेट करके कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ फायदे कुछ नुकसानात। जैसे कि दिस ग्रुप इंक्लूड्स नोटोरियस पैथोजेंस, जिसका मतलब होता है इंतहाई खतरनाक बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म, जानदार, जैसे कि ये बीमारी फैलाते हैं प्लांट्स के अंदर रस्ट स्मट ऑफ व्हीट एंड कॉर्न। तो हम गंदुम और चावल ये मेन हमारी इकोनॉमिक क्रॉप्स हैं और उसको ये दो बीमारियां बहुत बड़ी बीमारियां रस्ट एंड स्मट। ये ज्यादा डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह इकोनॉमिक लॉसेस का टॉपिक आएगा लास्ट पर इस चैप्टर में जाके, उसमें हम जाके डिटेल के साथ बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ नाम याद रखने हैं। और उसके अलावा आप लोगों को मोड्स फाउंड ग्रोइंग ऑन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स एंड फूड स्टफ वो भी इसी ग्रुप में मिलेंगे। और कुछ चीजें जो फायदेमंद है जैसे कि मशरूम्स, आपको मालूम है कि आप लोगों के लिए एडिबल हैं, आप इनको खाते भी हैं, ट्रफल्स भी एडिबल हैं, मॉरल्स भी एडिबल्स हैं। तो ये सारे एडिबल फंजाई हैं जिनको एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है। एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ कमर्शियल यूज जैसे कि पेनिसिलियम, एक फंगस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, वो इसी फंगस से डिस्कवर हुई थी, तो इसका भी नाम आप याद रखेंगे, इसका भी आगे जाके जिक्र आएगा। एंड देन यूज्ड इन बेकरीज एंड ब्रोएरीज, ब्रोएरीज आप लोगों को वहां पर ये मिलेंगी, ब्रोइंग इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, दे आर आल्सो मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो उसने आपको बताई, ये भी ऑब्जेक्टिव में लाइन उठाकर दी जा सकती है कि इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंजाई एज डिकम्पोजर्स इज पैरेलल्ड ओनली बाय। तो चार ऑप्शंस होंगी, तो उसमें याद रख लें बैक्टीरिया, क्योंकि फंजाई और बैक्टीरिया बोथ ऑफ दीज आर डिकम्पोजर्स। तो यही जो है ना आप लोगों को लाइन मैंने जैसे कहा कि बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुकी है तो उठाकर दी जा सकती है। ये तो कुछ होगी नहीं इंट्रोडक्शन की बातें। अब आते हैं उस लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जो कि फर्स्ट पेज पर ही आपको मिल जाएगा, हालांकि उसकी कोई हेडिंग भी नहीं है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में वो क्वेश्चन आ चुका है कि राइट अ नोट ऑन टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। अब ये फर्स्ट जो लाइन है सेकंड पैराग्राफ की, उसके शुरू पर ही ये टेक्सोनोमिक स्टेटस का वर्ड लिखा हुआ है, हेडिंग तो नहीं है, लेकिन इस पर मैंने जैसे बोला कि बोर्ड के एग्जाम में क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है तो इसी वजह से अब इसमें आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे, ये सारी बात अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। बुक में जस्ट पैराग्राफ है, आप क्या करेंगे जी उसमें कुछ हेडिंग्स मेंशन करेंगे, कुछ पॉइंट्स बनाएंगे ताकि आपको एक तो आंसर लंबा हो जाए आपका और दूसरा उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। तो आप कहेंगे जी टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई हैज चेंज फ्रॉम दैट ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम टू सेपरेट किंगडम फंजाई। यानी पहले क्या था, पहले जब 3 किंगडम सिस्टम था, उससे पहले 2 किंगडम सिस्टम था, तो उसके अकॉर्डिंग फंजाई को प्लांट्स में प्लेस किया जाता था। व्हाई? बिकॉज दे हैव सेल वॉल और इनकी कुछ सिमिलैरिटीज हैं प्लांट्स के साथ, जिसकी वजह से इसको प्लांट किंगडम में प्लेस किया जाता रहा। लेकिन अब इसका टेक्सोनोमिक स्टेटस चेंज हो चुका है, तो हमने क्या बताना होगा कि व्हाई दे वर प्लेस इन द प्लांट्स। तो हम लोगों ने फिर क्या बताना है जी, रिजेंबलेंस विद द प्लांट्स। और ये जो हम अभी बात करेंगे सिमिलैरिटीज विद प्लांट्स या सिमिलर कैरेक्टर्स विद प्लांट्स,
सेम उसी चीज को हम डिफरेंसेस फ्रॉम एनिमल्स भी कह सकते हैं, यानी जो चीज इनकी प्लांट से सिमिलर है वो चीज इनकी एनिमल से डिफरेंट है। उसमें पहली बात, दे रिजेंबल प्लांट्स इन सम रिस्पेक्ट्स, जैसे कि सेल वॉल, यानी इनके पास भी सेल वॉल है, प्लांट्स के साथ भी पास भी सेल वॉल है। दूसरी बात, लैक सेंट्रियोल्स, कि इनके सेल के अंदर आपको सेंट्रियोल्स नहीं मिलेंगे, एंड यू नो कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो एनिमल्स के सेल्स में मौजूद होते हैं, तो इसलिए ये इनका डिफरेंस है फ्रॉम एनिमल्स। और जो पहला पॉइंट हमने कहा कि दे हैव सेल वॉल, एंड यू नो कि एनिमल सेल्स के अंदर कोई या उसके बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती, तो ये फिर एनिमल से दोनों चीजें डिफरेंट हो गई। और तीसरी चीज जो कि प्लांट से सिमिलर है और एनिमल से डिफरेंट है, वो है इनका नॉन मोटाइल होना, कि ये भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते जिस तरह से प्लांट्स नहीं करते। तो तीन बातें आप अपनी फिंगर टिप्स पर याद रख लें दोबारा से, कि प्लांट्स के पास सेल वॉल है, इनके पास भी है, प्लांट्स के पास कोई सेंट्रियोल्स नहीं, इनके पास भी नहीं, प्लांट्स नॉन मोटाइल हैं, ये भी नॉन मोटाइल हैं। अब दूसरा पॉइंट, हम लोग इनको एनिमल्स के साथ किस तरह से सिमिलर कह सकते हैं और डिफरेंस फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि जिस तरह से हम लोगों ने पहली बात में प्लांट्स के साथ सिमिलैरिटीज देखी और एनिमल से डिफरेंस, तो सेकंड पॉइंट में हम एनिमल के साथ अब इनकी सिमिलैरिटीज बताएंगे और प्लांट से इनका डिफरेंस बताएंगे। तो उसमें अब आप लोग क्या क्या बताएंगे? अनलाइक प्लांट्स एंड लाइक एनिमल्स, नंबर वन, फंजाई आर हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि आप अपनी फिंगर टिप्स पर अगेन याद रख लें, पहली बात कि ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। दूसरी बात, इनकी सेल वॉल में सेलुलोज की बजाय काइटिन होता है। अब ये काइटिन होना एनिमल से सिमिलैरिटी है, बिकॉज काइटिन इज प्रेजेंट इन एनिमल्स बट नॉट इन प्लांट्स। तो आप लोग फिर इस पॉइंट को एनिमल से सिमिलैरिटी में रखेंगे कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। अब वो ये काइटिन है, ये किन किन एनिमल्स में कहाँ कहाँ मिल सकता है, आपको अगर उसकी कोई एग्जांपल आपने देनी हो तो आप कहेंगे जी केमिकल फाउंड इन, यानी काइटिन की बात हो रही है कि इट इज फाउंड इन एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, उनका जो वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है उसमें काइटिन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से वो हार्ड और टफ हो जाता है। दूसरी बात, फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन हैविंग सेल वॉल। अब देखें, एक ही वक्त में हम उनको एनिमल के साथ सिमिलर भी कह रहे थे, लेकिन आखिरी पॉइंट में अगेन एक डिफरेंस आ गया कि नो डाउट दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स, जैसे कि एनिमल्स होते हैं वो भी अपनी खुराक नहीं बना सकते, दूसरों से लेते हैं, और फंजाई भी। लेकिन फंजाई अब क्या शो करती हैं या शो करते हैं, बीइंग एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्शन है, वाइल एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेशन होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और तीसरा डिफरेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये नॉन मोटाइल हैं और एनिमल्स जो हैं वो मोटाइल होते हैं। नो डाउट सारे एनिमल्स तो मोटाइल नहीं होते, कुछ सिसाल भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्योंकि मोटाइल होती है तो ये हम डिफरेंस में रखेंगे। अब इस तरह से जी आप लोगों ने ये जो अभी हमने बात डिस्कस की, इसमें हमें क्या पता चला कि वो एनिमल से भी सिमिलर हैं, प्लांट से भी, एनिमल से भी डिफरेंट है, प्लांट से भी। तो इसका मतलब इनका अलग कोई ना कोई ग्रुप होना चाहिए था। तो यही चीजें हमने टेक्सोनोमिक स्टेटस में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन हम चलते नहीं, इनके अपने डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स किनको बोलते हैं? जो अब ना तो प्लांट्स में और ना ही एनिमल्स में, यानी कि ये कैरेक्टर्स इनको उन दोनों से टोटली डिफरेंट बना देंगे। ठीक है, अभी तो हमने जो पीछे देखा था उसमें कुछ सिमिलैरिटीज कुछ डिफरेंसेस थे, लेकिन अब जो कैरेक्टर्स हम बताएंगे फंजाई के, वो सवाए आपको फंजाई के या इवन यू कह लें कि प्लांट्स और एनिमल्स में भी नहीं होते। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर वन, फंजाई आर नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। वाई? बिकॉज देयर डीएनए स्टडीज। अब ये यू नो कि एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है उसमें हम डीएनए की बेस पर डिसाइड करते हैं कि किसको किस ग्रुप में होना है, किसको किस ग्रुप में नहीं होना। तो जब हम इनका डीएनए स्टडी करते हैं तो वहां से कंफर्म हो जाता है कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी जिसमें हम इवन जो प्रोटिस्टा किंगडम में एल्गी है या इसी तरह से प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया हैं उनसे भी ये टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। तो इनका डीएनए किसी से भी कोई खास जो है वो सिमिलैरिटी शो नहीं करता, कि जैसे हम सीक्वेंसिंग देखते हैं डीएनए की, तो इनकी डीएनए की सीक्वेंसिंग उन सब ग्रुप से टोटली डिफरेंट है। तो एक तो ये पॉइंट है जिसकी वजह से इनका बिल्कुल सेपरेट ग्रुप होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये जो अभी मैं बात आपको बताऊंगा ये फर्स्ट पेज के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा दफा पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से, वो है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर माइटोसिस। तो फंजाई खास किस्म की माइटोसिस शो करती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। अब इसका जो आम माइटोसिस है उससे अभी मैं कंपैरिजन में आपको डायग्राम भी शो करूंगा जिसमें आपको थोड़ी सी बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर इन केस आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मैट्रिक के अंदर आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होता है माइटोसिस, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता है कि जब हम माइटोसिस पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि वहां पर सबसे पहला जो पॉइंट होता है न्यूक्लियस का गायब होना, कि न्यूक्लियस गायब हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर आकर क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं और उनकी फिर सेपरेशन होती है। देन अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होती है और यूं दो न्यूक्लियाई बनते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियर माइटोसिस की हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप यही बताएंगे कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर माइटोसिस न्यूक्लियर इन्वेलप डज नॉट ब्रेक,
यानी न्यूक्लियस की जो बाहर की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन स्पेशली और इनर मेम्ब्रेन, उसको मिलाकर हम इन्वेलप का वर्ड बोलते हैं, ये खत्म ही नहीं होती, गायब ही नहीं होती, बल्कि क्या होता है, इंस्टेड द माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म्स विद इन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस तो गायब नहीं हुआ, उसकी मेम्ब्रेन भी रही, तो सारा कुछ जो बनेगा ना, माइटोटिक ऑपरेटर, स्पिंडल फाइबर्स एटसेट्रा, ये सारा कुछ न्यूक्लियस के अंदर बनेगा। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि जब क्रोमोसोम्स आकर स्पिंडल फाइबर्स पर अरेंज हो जाएंगे, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट बिटवीन द टू क्लस्टर्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। यानी फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कंस्ट्रक्शन होगी, वो अंदर की तरफ फोल्ड करेगी, और उसके बाद उन क्रोमोसोम्स को वो एक दूसरे से सेपरेट करेगी। एंड यू नो कि क्रोमोसोम का सेपरेट होना ही माइटोसिस कहलाता है। तो ये सारा कुछ किसके अंदर हुआ, न्यूक्लियस के अंदर हुआ। तो दैट्स वाई इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर माइटोसिस। तो ये पूरी मुकम्मल डेफिनेशन है यहां तक। यानी अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आप सिर्फ फर्स्ट लाइन लिख देते हैं कि फंजाई शो कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप ऑफ माइटोसिस का न्यूक्लियर माइटोसिस, तो इसका आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने पूरी बात करनी होगी ड्यूरिंग न्यूक्लियर माइटोसिस से लेकर डॉटर क्रोमोसोम्स तक। और आगे फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर के इन सम फंजाई, कुछ ऐसे हैं ग्रुप फंजाई के जिसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती तो नजर आती है, लेकिन कब, इन सम फंजाई न्यूक्लियर इन्वेलप डिसमेंटल्स लेट, यानी काफी देर के बाद जाकर वो गायब होती है, जबकि आम माइटोसिस में वो शुरू पर ही गायब हो जाती है। अब इस बात को मजीद क्लियर करने के लिए मैं अब आपको एक छोटा सा ये कंपैरिजन में व्यू दिखा रहा हूं दोनों का। फर्स्ट डायग्राम के अंदर आप लोगों को जी आम माइटोसिस है, एनिमल सेल की माइटोसिस है, वो नजर आ रही है। और सेकंड डायग्राम के अंदर आपको यीस्ट की जो माइटोसिस है, उसमें जो न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को डबल कर रहा है, तो उस प्रोसेस को दिखाया हुआ है बडिंग के दौरान। ये हम इंशाल्लाह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जब फंजाई की, उस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं बडिंग नहीं एक्सप्लेन कर रहा, मैं न्यूक्लियर माइटोसिस के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। तो जरा देखें, ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर आप लोगों को जैसे नजर आ रहा है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस हो गए, यानी कि उनकी थिकनेस में इजाफा हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, ये न्यूक्लियस गायब हो गया। यानी कि ये देखें, प्रोफेज में आपको नजर आ रहा था, लेकिन जब हम प्रो मेटाफेज यानी मेटाफेज की इनिशियल स्टेज पर बात कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो न्यूक्लियस गायब हो चुका है। तो यहां लिखा हुआ है न्यूक्लियर इन्वेलप फ्रेगमेंट्स, यानी कि उसके जो इन्वेलप है वो टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, और उसके कुछ फ्रेगमेंट्स अब आपको सेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट वन, मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स आकर अरेंज हुए हैं मेटाफेज प्लेट के ऊपर, इक्वेटर पर, यानी कि इक्वाटोरियल प्लेट। नेक्स्ट उसमें एनाफेज में उनकी सेपरेशन हो गई उनके क्रोमाटिड्स की, और उसके बाद टीलोफेज में जब वो अपने अपने पोल्स पर पहुंचे, तो दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी। यानी कि एक दफा गायब हुई और फिर लास्ट पर जाकर दोबारा से बनी, और यूं जब 2 सेल बने तो दोनों में न्यूक्लियस मौजूद था। अब आते हैं जी फंजाई की तरफ दोबारा से। अब देखें, इसमें जो पेरेंट सेल आपको नजर आ रहा है, मैच्योर सेल, उसमें न्यूक्लियस नजर आ रहा है। अब जो सेकंड हमारे पास फेज है उसमें भी नजर आ रहा है, थर्ड में भी नजर आ रहा है, और इवन लास्ट तक न्यूक्लियस गायब नहीं हुआ। यानी कि जब तक वो देखें सेल की डिवीजन नहीं हो गई, न्यूक्लियस मौजूद है। और इवन आपको मैंने जैसे कहा कि सेल डिवाइड भी हो गया है, न्यूक्लियस गायब नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ है कि जी न्यूक्लियस कंस्ट्रिक्ट करके अपनी मेम्ब्रेन को 2 न्यूक्लियाई में चेंज हो गया, और एक न्यूक्लियस एक सेल में चला गया और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे सेल में चला गया, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब बिल्कुल भी नहीं हुई। और इसी प्रोसेस को मैंने जैसे बोला कि हम कहेंगे न्यूक्लियर माइटोसिस। अब ये जितनी बात हमने की है, जो है प्लांट से सिमिलैरिटीज, एनिमल से सिमिलैरिटीज, प्लांट से डिफरेंसेस, एनिमल से डिफरेंसेस, देन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन न्यूक्लियर माइटोसिस, इन सब को माइंड में रखते हुए लास्ट पर हम कंक्लूड करेंगे इसको। आप इवन कंक्लूजन की हेडिंग बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, और अगर आप नहीं तो एज सच लिख सकते हैं, लेकिन इसको अलग से लिखना है। और आपने क्या बताना है कि बिकॉज फंजाई आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन प्रोटिस्ट इन मैनी वेज, जस्ट जो जो हमने बताई हैं चीजें, सो दे आर असाइंड टू अ सेपरेट किंगडम फंजाई। तो फिर इसी वजह से जी इनको बाकी सारे किंगडम से निकालकर एक अलग किंगडम में प्लेस किया गया था, और उस किंगडम का नाम रखा गया फंजाई। अब ये किसने किया, ये किसने किया, ये रॉबर्ट विटटॉकर ने किया। और रॉबर्ट विटटॉकर ने ये किस में बताया, अपने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ये बात आप चैप्टर नंबर 5 के अंदर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि चैप्टर 8 बाद में आता है, चैप्टर 5 पहले आ चुका होता है। तो आपने उसी बात को, अब देखें ये अभी जो चैप्टर 8 हम पढ़ रहे हैं उसमें ये टेक्स्ट बुक के अंदर रॉबर्ट विटटॉकर का नाम चैप्टर 8 में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए इसमें इसका भी नाम ऐड कर देंगे, तो थोड़ा इंप्रेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो आपने फिर बताना है कि इसका सेपरेट किंगडम फंजाई बनाया था रॉबर्ट विटटॉकर ने। और क्यों बनाया था, जैसे मैं बता चुका हूं कि इसके अपने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में नहीं थे, तो इस वजह से इसको सेपरेट किंगडम में प्लेस किया गया। ये थी सारी की सारी बात टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। तो इंशाल्लाह अब इसी तरह से हम मजीद ऑनलाइन लेक्चर्स उसको जारी रखेंगे। तो इसी वजह से
जो आप लोगों में से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर किया हुआ जिन्होंने अभी तक, तो वो सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन। और बाकी भी स्टूडेंट्स जो हैं, वो मेरे साथ इन टच रहिएगा, अटैच रहिएगा, ताकि आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते रहें और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।